हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम लोग केन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर में हमने केन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। अब इसमें हम इनकी आलोचनाएँ पढ़ेंगे। कोई भी सिद्धांत बिना आलोचनाओं के तो अधूरा ही है। पर ठीक है, मैं पर्सनली भी इन सारी आलोचनाओं से, जो केन्स की आलोचनाएँ हैं, उतना सहमत नहीं हूँ। लेकिन हर सिद्धांत की आलोचनाएँ होती है, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इस कारण हमें इसकी भी आलोचनाएँ थोड़ी पढ़नी होगी। नो डाउट थोड़ी बहुत आलोचनाएँ रही है इसकी, लेकिन ठीक है, देखते हैं एक-एक करके। हेनरी हेज़ल्ट, हट, मार्केट, हैयक, नाइट, वॉट, लॉरेंस आदि ने केन्स सिद्धांत की कटु आलोचनाएँ की है। उसमें से पहली आलोचना इन्होंने बोली कि पूर्ण रोजगार की धारणा दोषपूर्ण है। केन्स ने बोला कि हम पूर्ण रोजगार, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार की चित्र को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि पूर्ण रोजगार की दशा में भी संघर्षात्मक और ऐच्छिक बेरोजगारी तो रहेगी ही। असंगत नहीं है, मतलब रहेगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसमें भी हमेशा हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ बेरोजगारी संघर्षात्मक या संरचनात्मक बेरोजगारी रहेगी। इसका क्या मतलब है कि जब भी मान लो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है या किसी फैक्ट्री की संरचना में परिवर्तन होता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ के श्रमिक है, उनको नई स्किल गेन करने के लिए या कौशल देने के लिए कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार रहते हैं। या कोई एक व्यक्ति जो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके बीच के दौरान भी वो बेरोजगारी की स्थिति में ही रहता है। तो ऐसी बेरोजगारी की स्थिति को तो कम किया ही नहीं जा सकता। मतलब पूर्ण रोजगार की धारणा को दोषपूर्ण माना, ये बहुत ही एक ठीक है, उतनी बड़ी क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ठीक है, इन्होंने लिखा है तो मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अतः हेज़ल्ट इस पूर्ण रोजगार की अवस्था को आदर्श इष्टतम रोजगार कहना पसंद करता है। ये एक इष्टतम है, वो नो डाउट केन्स ने भी यही बोला था कि ये हमारे इष्टतम बिंदु है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ केन्स पूर्ण रोजगार को आर्थिक नीति का उचित उद्देश्य मानता है, वहाँ हेज़ल्ट पूर्ण रोजगार को एक साधन मानता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है। केन्स ने ये बोला कि भाई पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना हमारा एक इष्टतम बिंदु है, उसको हम जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने उसको साध्य माना है। लेकिन हेज़ल्ट बोल रहे हैं कि वो एक साधन है। ठीक है, साधन है। साध्य तो अधिकतम उत्पादन और उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि, ये अच्छी बात बोली है हेज़ल्ट ने। अब दूसरी जो है बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए व्यापक उपचारों का अभाव। अब देखो, केन्स ने जो बात करी है वो सिर्फ चक्रीय बेरोजगारी की समस्या के समाधान की बात की। ठीक है, इट्स ओके, चक्रीय बेरोजगारी के समाधान की बात करी है। लेकिन अभी जैसे हमने बात करी, इकोनॉमी में और भी बेरोजगारी हो, संघर्षात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, उन सब के समाधान का यहाँ पर केन्स ने कोई उपाय नहीं बताया। तो ठीक है, ये इनका क्रिटिसिज्म है। तीसरा है ब्रह्मात्मक मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत भी ब्रह्मात्मक ही है। अब इसकी मान्यताएं, पूर्ण प्रतियोगिता। अब हर कोई सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता मानकर ही चलता है, कोई सिद्धांत बिना इसके लगभग पूरा नहीं हो सकता, तो केन्स ने भी मानी है। वरन इसमें समृद्धि या बंद अर्थव्यवस्था को भी दोषपूर्ण मान्यता है। बंद अर्थव्यवस्था भी लिया क्योंकि अपने सिद्धांत को सरल बनाने के लिए क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर बाहरी अर्थव्यवस्था से या हमारा विश्व से इंटरवेंशन नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को इसमें नहीं लिया है, लेकिन बाद में जाके इंक्लूड कर लिया है हमने, वैसा भी नहीं है। नहीं तो व्यावहारिक विश्व में कई पूर्ण प्रतियोगिता दृष्टिकोण होती है, नई अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे राष्ट्रों से अलग थलग रह सकती है। केंद्रीय रोजगार निर्धारण में आयात निर्यात और विदेशी पूंजी के लेन देन की उपेक्षा की, जबकि इनका रोजगार के स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये इन्होंने क्रिटिसिज्म मान लिया है। अगला है सर्वव्यापकता का अभाव। हाँ, इनका मानना है कि जो केन्स का जो सिद्धांत है सिर्फ पूंजीवादी देशों में ही अप्लाई है। अमेरिका को देख के उस टाइम बनाया गया था, तो पूंजीवादी देशों में ही अप्लाई करता है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन इसमें, लेकिन जब समाजवाद की बात करें तो ये विफल हो जाएगा। यही नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में भी अपूर्ण प्रतियोगिताएं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के कारण ये सिद्धांत क्रियाशील होने में असफल रहता है, ऐसा है इनका मानना है। पर देखो, थोड़ा और बहुत या 19-20 करके हम इसको पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन मोटे मोटे रूप में हर एक इकोनॉमी में इसको लागू किया भी है और लागू कर भी रहे हैं। तो ठीक है, ये क्रिटिसिज्म अपनी जगह सही है। पूर्ण रूप से उतना प्रभावी नहीं हो सकता कि प्रभाव पूर्णता में कमियां ज़्यादा हो सकता है ये प्रभाव पूर्णता में अपनी,
लेकिन सिद्धांत को पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन आलोचना की जब हम बात करेंगे तो कुछ तो करेंगे ही ना, इसलिए कुछ कर रहे हैं इसमें। अगली बात है रोजगार के दीर्घकालीन घटकों की उपेक्षा। ठीक है, अब किन्स ने बात की भाई अल्पकाल की बात की है, तो अब क्रिटिसिज्म क्या करेंगे दीर्घकाल की। यदि कोई दीर्घकाल की करता तो बोलते भाई अल्पकाल की बात नहीं की, तो इसीलिए इसकी भी ये आलोचना हुई है कि किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है एक अल्पकालीन विश्लेषण है। इसने ये ठीक है वैसे कि दीर्घकाल में यदि उपभोग की प्रवृत्ति है, पूंजी की मात्रा, संगठन, उत्पादन, तकनीक, इसमें जो परिवर्तन होता है उसका आय के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, ये किन्स ने नहीं बताया। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म। अत्यधिक समष्टि मूलक स्वरूप अनुपयुक्त है, ये भी इन्होंने ऐसे ही डाल दिया है, इसको आप हटा भी सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें वैसे क्या बोला है देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने सब समष्टि अर्थशास्त्र का ये भाग है, इसमें कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल आय आदि पर ज़्यादा ध्यान दिया है, बल्कि व्यष्टि दृष्टिकोण जो है उसको नहीं अपनाया है। व्यष्टि रूप में किस तरह से कुछ इसका प्रभाव होगा उसको नहीं लिया है व्यावहारिक रूप से। व्यावहारिक अनुभव के अनुसार किस द्वारा की गई आर्थिक भविष्यवाणी आर्थिक सिद्ध नहीं हुई है, इन्होंने ऐसा माना है, पर ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हो। अगला जो है विनियोग पर आवश्यकता से अधिक जोर, हाँ ये बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस किया है। किसी एक पर पर्टिकुलर फोकस दोगे तो ऑब्वियसली किसी एक को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देने से होता है ना भाई, आप तो उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसलिए ये क्रिटिसिज्म भी ठीक है। जबकि रोजगार वृद्धि के लिए उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण, सबका थोड़ा थोड़ा रोल होता है, उसको भी आप इंपॉर्टेंस दो, इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, इस कारण से ये क्रिटिसिज्म हुआ है कि भाई किन्स ने क्या किया है, विनियोग या निवेश पर ज़्यादा जोर दिया। रोजगार निर्धारित घटकों में अनेक कमियां हैं। किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन तथा विनियोग फलन दोनों धारणाएं अनेक कमियों से भरपूर है। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्ट फंक्शन, अब देख बिना कमियों के तो इंसान भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसा भी कोई बड़ा इसको भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, प्रायोगिक विश्लेषण का अभाव, हाँ ये ठीक है, ये लगभग सारे सिद्धांतों का क्रिटिसिज्म है कि भाई ये एक सटीक विश्लेषण है, इसमें हम पूरे प्रायोगिक मतलब एक संतुलन से हम दूसरे संतुलन पर कैसे जाते हैं, जो बीच की प्रक्रिया है उसकी पूरे रास्ते को तय नहीं करते, हम बता देते हैं भाई यहाँ से हम यहाँ गए। ठीक है, किन्स ने अपने विश्लेषण में समांतर की धारणा की उपेक्षा कर दी, जैसे आय वृद्धि से तुरंत उपभोग वृद्धि नहीं होती, न ब्याज दर की कमी, ब्याज दर में कमी तुरंत विनियोगों को बढ़ा देती है। इन सब कुछ समय लगता है। किन्स के रोजगार के विभिन्न स्तरों का तो विश्लेषण किया है, किंतु एक स्तर से दूसरे स्तर पर संतुलन की प्रक्रिया वैसे किन्स ने बताया है पूरा लगभग ठीक है, लेकिन किन्स ने बोला है भाई इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो प्रक्रिया को भी बताया है, लेकिन ठीक है पूरी तरह से हम उसको नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने बोला है। तो रुक, हाँ ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो ये है कि किन्स ने क्या किया था, एक बहुत बड़े भाग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। दिस इज अ त्वरक या एक्सिलरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, जब आए तो इसको तो ज़रूर लिखना ही है, बाकी आप लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पर क्या है, किन्स ने बोला है, किन्स ने देखो त्वरक का भी आधार किन्स ने बनाया है, तो ये भी ठीक है। किन्स का मानना है कि विनियोग को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक और बाद में एक ये सिद्धांत आया त्वरक का सिद्धांत, उसमें क्या है कि न केवल विनियोग में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, बल्कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से जो होने वाली उपभोग में वृद्धि है वह भी क्या करती है, विनियोग को बढ़ाती है। उसको उन्होंने क्या बोला, त्वरक। देखो गुणक और त्वरक की दो अवधारणाएं, गुणक की अवधारणाएं किन्स ने दी, उसमें उन्होंने बोला कि निवेश के बढ़ने से जो एम्प्लॉयमेंट में इनकम में जो वृद्धि हो रही है वो तो क्या है, गुणक क्या है, इन्होंने बोला है गुणक का क्या मतलब है, मान लो निवेश में 100 रुपये की वृद्धि की तो राष्ट्रीय आय इससे कहीं गुणा बढ़ेगी, इसमें न केवल 100 रुपये की वृद्धि होगी बल्कि 500, 600, 400 रुपये की वृद्धि हो सकती है। तो इसने बोला कि गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ये तो था गुणक। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट भी होता है, वो किन्स ने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, वो आगे जाके एक्सप्लेन किया, और वो वाकई एक प्रभावशाली कंसेप्ट है और ऐसा होता भी है। अब जब इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, एक भाग तो सेव किया जाएगा, एक कंज्यूम किया जाएगा, तो जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी वस्तुओं की डिमांड होगी, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, निवेश बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ने से भी क्या हो रहा है, विनियोग या निवेश बढ़ रहा है, उसके प्रभाव की या
उसके बारे में केन्स ने कुछ भी नहीं किया है। तो त्वरक को तो भुला ही दिया है किन्स साहब ने, ये भाई मानना पड़ेगा, ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। जहाँ गुणक विनियोगों में वृद्धि के कारण रोजगार एवं आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात है, वहाँ त्वरक विनियोगों की मात्रा में होने वाले उपभोग के लिए परिवर्तनों के प्रभाव को व्यक्त करता है। मतलब उपभोग में परिवर्तन के कारण विनियोग में जो क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बता रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। कि इसने अपने सामान्य सिद्धांत त्वरक को भुला दिया है, ये उसके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी थी। वाकई इसको आप जब भी आलोचना लिखें इसको मेंशन ज़रूर करें, इसके बिना किन्स की आलोचनाएं अधूरी रहेगी, ठीक है। किन्स का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता, ये सामान्य सिद्धांत नहीं होकर एक विशिष्ट सिद्धांत है जो केवल बंद अर्थव्यवस्था में जिनमें पूर्ण प्रतियोगिता हो, परिस्थितियों में सामान्यतः स्थिरता हो, उन्हीं में लागू होता है। बार बार एक ही को घुमा घुमा के लिख दिया इसमें। अपूर्ण प्रतियोगिता वाली खुली और सर्वदा गतिशील अर्थव्यवस्था अर्धविकसित गति अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होती, ठीक है। ये ठीक है कि भाई बंद या पूर्ण प्रतियोगिता की वाली स्थिति नहीं हो। आज हम देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर बाहरी निवेशकों का बाहरी प्रभाव भी हमारे यहाँ पे पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, तो उसके प्रभाव की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। तो ठीक है, ये हमारी किन्स की आलोचनाएं थी, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, इसी के साथ पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। और देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।